चारपाई है। साथियों, ये 9 प्रत्याशियों के समर्थन में दूसरे चरण की ये वर्चुअल महारैली जो चल रही है, इस रैली का जो अध्यक्षीय उद्बोधन करने के लिए मैं मूल निवासी नायक माननीय सम्माननीय आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप इस आज सभा की अध्यक्षीय उद्बोधन करें। माननीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, आज शाम को 6 बजे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जो वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है, वो वर्चुअल रैली दूसरे चरण के कैंडिडेट के प्रचार के लिए ये वर्चुअल रैली आयोजित की गई है। इसलिए इस वर्चुअल रैली के द्वारा जो दूसरे चरण के अंतर्गत आने वाले चुनाव क्षेत्र है, वहां पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के जो भी प्रतिनिधि, जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का प्रचार करने के लिए आज की ये वर्चुअल रैली आयोजित की गई है। तो ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया, ये बताना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये नया नया शब्द है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये नया नया शब्द है, तो इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाना पड़ा, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का नाम नहीं है, यह गठबंधन का नाम है। जैसे सोनिया जी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया, उसी तरह से अटल बिहारी और आडवाणी जी ने एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। ये दोनों पार्टियां नहीं है, गठबंधन है। उसी तरह से इस देश में रहने वाले 85% लोगों के द्वारा, जो लोग 85% है, वो उन लोगों के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जब लखनऊ में बनाया गया तो उस समय 18 पार्टी के लोगों ने मिलकर यह बनाया था। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एक परिवर्तन करने के लिए बनाया गया गठबंधन है। इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा राजनीतिक क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करेगा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सामाजिक क्षेत्र में भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने के लिए भी काम करेगा। तो दोनों क्षेत्र में यह काम करेंगे।
जब चुनाव आएगा उस समय ये चुनाव में उपयोग करेंगे, जब चुनाव नहीं रहेगा तो तब इसका उपयोग सारे देश भर में जन आंदोलन करने के लिए किया जाएगा। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया, ये बात बताया जाना जरूरी है। साथियों, ये बताने के लिए दो बातें बताना बहुत जरूरी है। पहली बात कि आजादी का आंदोलन नहीं था, यह बात समझना बहुत जरूरी है। यह आजादी का आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन था और अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों को प्रस्तापित करने का आंदोलन था। यह बात काल्पनिक नहीं है, यह बात सच्चाई है, क्योंकि आजाद भारत में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और जब इस पर अमल करने का मामला आया तो 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, जो एबी फॉर्म पर साइन करने का उनके पास अधिकार था। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तरफ से 60% टिकटें ब्राह्मण लोगों को दी और 47% ब्राह्मणों को चुनवा कर लाया। 22.5% एससी और एसटी के जो पूना पैक के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो उन्होंने ही नॉमिनेट किए थे, इसलिए उनके हां में हां मिलाने वाले लोग थे। उनके सहारे से 47 और 22.5, तो ये लगभग 70% के लगभग ये आंकड़ा हो रहा था। 70% लोगों का सहारा लेकर आजाद भारत में आजाद भारत के संसद पर कब्जा कर लिया गया और उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि आज भारत का जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में जो 4 पिलर है, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है वहां 5 नेशनल लेवल की पार्टियां केवल मात्र ब्राह्मणों की है और उसमें कांग्रेस पार्टी चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन्होंने 1885 को बनाया और आरएसएस के लोगों ने पहले जनसंघ बनाया और बाद में भारतीय जनता पार्टी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे ने बनाया और इसी से निकले हुई दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ईएमएस नंबूद्रीपाद केरला के नंबूद्री ब्राह्मण ने बनाया और 5वीं तृणमूल कांग्रेस, ये 5वीं पार्टी है। ये 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं जिनके 400-450 से ज्यादा सांसद हैं चुनकर जाने वाले। इतना कब्जा भारत के संसद पर इनके पार्टी के लोगों का किया गया है, योजना बनाकर यह सब किया गया है। तो लोकतंत्र के जो 4 पिलर है उस रास्ते पहले विधायिका के पिलर पर उन्होंने कब्जा किया और उसके बाद जो कानून बनाए उसके तहत कार्यपालिका में जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी होते हैं वो आईएएस, आईआरएस, आईपीएस अधिकारी 79.2% राउंड अबाउट 80% प्रशासनिक मशीनरी पर इन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया है, कब्जा करवाया गया है। ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है न्यायपालिका, जिसमें ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लोगों ने 97% कब्जा कर लिया है
और ये लोग उसके द्वारा संविधान की अपने अनुकूल व्याख्या करने का काम कर रहे हैं। चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया में 4 प्रकार का मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका कब्जा है, प्रिंट मीडिया पर उनका कब्जा है जहां अखबार और किताबें छापी जाती है। ट्रेडिशनल मीडिया में मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, सारे महाराज उनके हैं और उन्हीं के बोली में बोली बोलते रहते हैं। और चौथा मीडिया है होकल मीडिया। तो होकल मीडिया भाषा पर इन लोगों ने अपना नियंत्रण कर लिया है। हमारे लोग तो देशी भाषा बोलते हैं और ये लोग जो है संस्कृताइज हिंदी बोलने में महारत हासिल करके इस तरह की हिंदी बोल करके उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इस तरह से लोकतंत्र के चारों पिलर पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों पिलर पर कब्जा किया गया है। और इस तरह से चारों पिलर पर जब कब्जा किया गया तो देश में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आनी चाहिए थी, संविधान भारत में लागू करने के पीछे बाबा साहब आंबेडकर का जो मकसद था कि डेमोक्रेसी तभी वजूद में आ सकती है जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, प्रातिनिधिक लोकतंत्र हो। इस तरह से प्रातिनिधिक लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया गया। तो ये बात हम लोग चुनाव में एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम लोग कोई निजी तौर पर ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वैसे भी डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी ये सिद्ध हो गया है। तो इस हिसाब से हम ब्राह्मण को ब्राह्मण जाति के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण विदेशी है इस आधार पर विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से आजादी मिलने के बाद जब ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी का कब्जा हो गया, आजादी मिली कहां? आजादी मिली नहीं। यह बात हम लोगों को जानने की और समझने की है। चुनाव के मौके पर लोग ज्यादा बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए ये बातें हम लोगों को समझा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। इस पर गंभीरता से सोचने की, विचार करने की जरूरत है। साथियों, इस तरह से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था 85% लोगों के ऊपर थोप दी गई, तो ये थोपी हुई व्यवस्था है। इस थोपी हुई व्यवस्था से हमें लोगों को बदलना होगा। हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। ये एक बात ये ध्यान रखना जरूरी है। वोट देने के पहले ये बात ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी का कब्जा है, जो संघ की राजनीतिक शाखा, और उत्तर प्रदेश में भी कब्जा है। तो ये लोग हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। तो हिंदुत्व क्या है, इसे समझने की जरूरत है। ये हिंदुत्व क्या है, ये हिंदुत्व क्या है, ये मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये हिंदुत्व क्या है। क्योंकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये हिंदुत्व क्या है, इसलिए वो भी मिसकंसेप्शन के शिकार है। साथियों, ये हिंदुत्व शब्द बना कैसे, इसको समझना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व शब्द बनाने के पीछे एक सोच है। इस देश में ब्राह्मणों ने समाज व्यवस्था पर हजारों सालों से कब्जा किया था और उसके लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी वो व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर ब्राह्मण बैसे हुए हैं। तो हिंदुत्व का जो एलिमेंट है, प्रधान एलिमेंट है, मुख्य तत्व है, वो है वर्ण व्यवस्था।
और वर्ण व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं। तो ये हिंदुत्व का पहला तत्व है। हिंदुत्व बना कैसे, यह समझना जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। जो आज 18 साल का हो गया है उसको वोट का अधिकार मिला हुआ है। और उन लोगों को यह हिंदुत्व समझ में नहीं आता। वो जो अपने को हिंदू कहते हैं तो उनको लगता है ये हिंदुत्व हमारा ही है। उन लोगों को मैं ये समझा रहा हूं, खासतौर पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को समझा रहा हूं। तो हिंदुत्व का पहला एलिमेंट जिसके आधार पर, जिस मूल तत्व के आधार पर यह बना, उसका पहला तत्व है वर्ण व्यवस्था, जिसके शीर्ष स्तर पर ब्राह्मण बैठा हुआ है। और ब्राह्मण के ऊपर कोई नहीं है, सारे अधिकार उनके नियंत्रण में है, सारी व्याख्याएं उनके नियंत्रण में हैं, सारे अधिकार उनके नियंत्रण में है और सारी प्रजा उनके नियंत्रण में है। ऐसी वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई है। ये महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो जब 21 साल और आज 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, तब ब्राह्मणों को लगा कि हम ब्राह्मण के नाम पर प्रचार करेंगे तो हमें बहुसंख्यांक जो 85% लोग हैं वो हमारे विरोध में चले जाएंगे। इसलिए उनको गुमराह करना होगा। गुमराह करने के लिए ब्राह्मणों ने एक नया शब्द गढ़ा, नया शब्द बनाया। उस शब्द का नाम रखा उन्होंने हिंदुत्व। बनाने वाले कौन है? ब्राह्मण। हिंदुत्व शब्द सबसे पहले, मालूम नहीं होगा बहुत सारे लोगों को कि हिंदुत्व शब्द सबसे पहले किसने व्यवहार में लाया, तो उस व्यक्ति का नाम है बैरिस्टर सावरकर। बैरिस्टर सावरकर ने सबसे पहले हिंदुत्व शब्द लाया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस शब्द के निर्माता ब्राह्मण है और उनकी एक समस्या है। वो समस्या क्या है? उनकी समस्या यह है कि हर 21 साल के व्यक्ति को जब वोट का अधिकार मिलेगा तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे, 85% हो जाएंगे। अगर इनको ब्राह्मण के नाम पर हम बताएंगे तो ये सारे के सारे लोग ब्राह्मणत्व के विरोध में हो जाएंगे। इसलिए उनको ब्राह्मणत्व का ही काम करना था, मगर ब्राह्मणत्व के नाम पर प्रचार नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुसंख्यक लोग विरोध में हो सकते थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणत्व का नाम बदलकर हिंदुत्व रखा, ताकि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाकर हिंदू के नाम पर उनके वोट लिए जाए और फिर उनको ही गुलाम बना के रखा जाए। इसलिए उन्होंने हिंदुत्व शब्द गढ़ने का काम किया। यह बात सबसे पहले एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को समझना जरूरी है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरी बात है जाति व्यवस्था। यह भी ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मण इसके निर्माता है और सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने जब ये हत्या की, उसके बाद में जाति व्यवस्था लागू करने का अभियान शुरू किया गया। ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म नाम के ग्रंथ में लिख कर रखा है। ये मेरी बात नहीं है, बाबा साहब आम्बेडकर कह रहे हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं, सबूतों के साथ उन्होंने कही। तो इस तरह से जाति व्यवस्था के निर्माता भी ब्राह्मण हैं। तो इसलिए ये जो हिंदुत्व का सोशल एलिमेंट है, ये जाति व्यवस्था भी है। ये दूसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट है अस्पृश्यता। जो लोग वर्ण व्यवस्था मानते हैं, जो लोग जाति व्यवस्था मानते हैं, अगर वो कहे कि हम अस्पृश्यता नहीं मानते तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि अस्पृश्यता वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का परिणाम है। जब तुम कारण मानते हो
तो परिणाम नहीं मानते हो, ये तर्क बनता नहीं है। ये तर्क हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो ये अस्पृश्यता भी हिंदुत्व का एलिमेंट है, ये मानते हैं। प्रचार में नहीं मानते हैं, व्यवहार में मानते हैं। ये बात हमको समझने की जरूरत है। शुभ अशुभ वाला जो मामला है, ये ब्राह्मणों के द्वारा ही लाया हुआ मामला है। छूत अछूत वाला जो मामला है, ये ब्राह्मणों के द्वारा ही भारत के धार्मिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में लाया हुआ मामला है। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये अस्पृश्यता तीसरा एलिमेंट है हिंदुत्व का, जो मूलतः ब्राह्मणत्व है। चौथा एलिमेंट है, वो है घुमंतु जातियों का बहिष्कार। इस देश में घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 12 करोड़ है। 140 करोड़ में लगभग 12 करोड़ घुमंतु जाति के लोग हैं, कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। तो इनको बहिष्कृत किया गया है। ये गांव के बाहर रहते हैं और एक जगह नहीं रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, इसलिए नाम पड़ा घुमंतु। तो ये भी उन्हीं लोगों ने जो व्यवस्था बनाई, उसी व्यवस्था का एक एलिमेंट है। पांचवा एलिमेंट है शूद्रत्व। ओबीसी के ऊपर 52% ओबीसी के ऊपर थोपा गया है। और यह थोपने का काम भी ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है, यह किसी और ने थोपा नहीं है। और ये कोई काल्पनिक बातें हम नहीं कह रहे हैं। ब्राह्मणों के जितने धर्मशास्त्र, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर हम कह रहे हैं कि 52% ओबीसी के ऊपर जो शूद्रत्व है, ये ब्राह्मणों के द्वारा थोपा गया है। अस्पृश्यता और शूद्रत्व दो अलग अलग बातें हैं। ये बातें शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों को समझना जरूरी है। अस्पृश्यता अलग बात है और शूद्रत्व अलग बात है। ओबीसी के ऊपर शूद्रत्व थोपा गया है, 52% ओबीसी के ऊपर शूद्रत्व थोपा गया है। यह बात जानने और समझने की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी समझना जरूरी है, ओबीसी के लोगों को भी यह बात समझना जरूरी है। तो यह पांचवा एलिमेंट है, शूद्रत्व ओबीसी पर थोपा गया है। 6 नंबर का है आदिवासियों का सेग्रीगेशन। इनको जंगलों में, पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है, इनका अलगीकरण कर दिया गया है आदिवासियों का। यह भी हिंदुत्व का एलिमेंट है। 6 नंबर का। 7 नंबर का एलिमेंट है महिलाओं को दास बनाया जाना। ब्राह्मण की मां है, क्योंकि ब्राह्मण विदेश से भारत में आए हैं, तो वो पुरुष आए थे, महिलाएं नहीं आई थी, वो पुरुष आए थे। तो प्रजनन के लिए उन्होंने यहां की ही महिलाओं को उठाया। डीएनए ने भी इसको प्रमाणित किया, और ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में समस्त महिलाओं को ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया है। हैरान करने वाली बात है कि ब्राह्मण अपनी मां को भी शूद्र कहते हैं। वो जनेऊ धारण करते हैं, अपनी मां को नहीं देते हैं जनेऊ, अपने बीवी को जनेऊ नहीं देते हैं, अपने बेटी को जनेऊ नहीं देते हैं, अपने बहू को जनेऊ नहीं देते हैं। मां, बीवी, बहू, बेटी, और अगर बहन, 5 महिलाएं हैं। महिलाओं के 5 प्रकार की बातें आपको बता रहा हूं। ये 5 महिलाओं को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। अरे SC ST OBC महिलाओं को तो नहीं है, मगर ब्राह्मणों की महिलाओं को भी नहीं है, उनको भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी मूल निवासी महिलाएं हैं भारत की। और इस तरह से 7 एलिमेंट है हिंदुत्व के।
अगर अध्ययन करे तो पता चले, अरे ये तो ब्राह्मणत्व का एलिमेंट है, ये तो ब्राह्मणत्व के एलिमेंट है, फिर इनको ये लोग हिंदुत्व क्यों कह रहे हैं? अगर बाबा साहब आंबेडकर ने 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो ये ब्राह्मणत्व ही रहता, ये हिंदुत्व नहीं बनता, ये ब्राह्मणत्व ही रहता, क्योंकि फिर कोई रुकावट नहीं होती, कानूनी रुकावट नहीं होती, तार्किक रुकावट नहीं होती, बहुसंख्यक लोगों के विरोध का कारण नहीं होता, तो वो इसको ब्राह्मणत्व के नाम पर ही प्रचार में लाते। ब्राह्मणत्व को छुपाने के लिए उन्होंने इसका नाम हिंदुत्व रखा, ताकि छुपकर ब्राह्मणत्व इन लोगों पर थोपा जाए और इन लोगों को गुलाम बनाया जाए। तो देश में जो हिंदुत्व का जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो गुप्त रूप से ब्राह्मणत्व का ही एजेंडा है और इन लोगों को गुलाम बनाने का एजेंडा है। यह बात हम लोगों को समझना होगा। अब मैं एक दो बातें आप लोगों को और बताना चाहता हूं, वो ये है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जैसे कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया, समाजवादी ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने मायावती का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, बीजेपी ने आदित्यनाथ का चेहरा बनाया, और इस तरह से ये चेहरा बनाया, तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का भी मुख्यमंत्री पद का कोई कैंडिडेट होना चाहिए, कोई चेहरा होना चाहिए। इसलिए पहले 2.5 साल के लिए प्रवेंद्र प्रताप, आप 2.5 साल के लिए पहले टर्म के लिए मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे और दूसरे 2.5 साल के लिए राम स्वरूप वर्मा जी, जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसान आंदोलन के अगुवा है और 4 महीने तक ठंडी में वहां दिल्ली में इस लड़ाई को लड़ने के लिए टेंट गाड़ के ये वहां लड़ रहे थे और इस तरह से ये लड़ाई वो वहां लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से ये लड़ने वाले जो लोग हैं, ये लड़ने वाले राम स्वरूप वर्मा जी को 2.5 साल के लिए, एक तो ये कुर्मी जाति के हैं, दूसरा ये किसान हैं, तीसरा ये ओबीसी है, इस तरह से 3 गुण धारण किए हुए व्यक्ति है और इस तरह से आपको दूसरे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा 5 मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो ये 5 मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट कौन हैं? तो ये उप मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट कौन हैं, ये थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो डबल वाला पन्ना, हाँ वो ये। तो इसमें 5 उप मुख्यमंत्री पद के जो कैंडिडेट है जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने बनाए, वो है, पहले है माननीय मेहरबान अली, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये उप मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। ओवैसी साहब समाजवादी पार्टी को डिप्टी सीएम की मांग करते हैं, तो हमने मांग करने के पहले ही एक मुस्लिम व्यक्ति को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है, डिप्टी सीएम के उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दूसरे डॉक्टर रघुनंदन निषाद उर्फ
मल्लाह, इनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, ये एमबीसी के हैं। तीसरे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा, आजमगढ़ के, ये भी एमबीसी के हैं। तो दो लोग एमबीसी के हो गए हैं। एमबीसी को लोग प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, मगर यहां दो दो उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। चौथा कैंडिडेट है राम अजोर सरोज। ये शेड्यूल कास्ट की जाटो चमार के बाद दूसरे नंबर की संख्या रखने वाली जो पासी जाति है, जो खासतौर पर मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुतायत संख्या में दिखाई देती है, उनका उप मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट है, जो काशीराम जी के समय से ये कार्यकर्ता सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता है और आज भी लगे हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आंदोलन में लगे हुए हैं। उनको उप मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया गया है। पांचवें कैंडिडेट है दिनेश लोधी। ये बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व की देने की जरूरत थी। एक तो एक रीजनल एस्पायरेशन है, बुंदेलखंड की तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, तो बुंदेलखंड से दिनेश लोधी जी को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया गया है। और लोधी कम्युनिटी के भी है, उनको प्रतिनिधित्व देना भी जरूरी है, ये भी एमबीसी के हैं। इस तरह से इस डिप्टी सीएम के चेहरों में तीन तीन एमबीसी के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। न बीजेपी ने दिया, न समाजवादी ने दिया, न बीएसपी ने दिया। ऐसा प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा और बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा दिया गया है। तो ये सारे सामाजिक समूहों को 85% लोगों को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिनिधित्व दिया गया है और इस तरह से सारे समाज को साथ में लेकर चलने की बातें हो रही है। और व्यवहार से, क्योंकि जितने लोगों के उप मुख्यमंत्री पद के लिए नाम दिए गए हैं वो केवल नामधारी लोग नहीं हैं, वो सक्रिय रूप से काम करने वाले कार्यकर्ता है। लगातार किसी लालच में नहीं, बल्कि समाज का काम करने वाले लोग हैं। तो ये वोट देने के पहले हमारे लोगों को, तमाम लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दो बातें और मैं कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा और उनके पार्टी के द्वारा, उनके चाचा जी के द्वारा बढ़िया राम मंदिर हम बनाएंगे, ऐसा वादा किया गया है। इसका मतलब यह है कि बाबरी मस्जिद को जबरदस्ती तोड़वाकर जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये बढ़िया राम मंदिर बनाने का वादा एक तो मुसलमानों के विरोध में है। दूसरी बात, राम मंदिर बनाने का जो मुद्दा है, ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था लागू करने वाला मामला है, क्योंकि रामायण में राम ने शूद्र शंभुत की हत्या की थी, ये विचारधारा वहां पर है। तो इसलिए अगर ये राम, ब्राह्मणों के आदर्श हो सकते हैं, मगर ये राम बहुजनों के, एससी एसटी ओबीसी के आदर्श नहीं हो सकते, उसका राम मंदिर वो बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, वो ब्राह्मणों के जो पुरोहित है उनको वेतन देना चाहते हैं सरकारी कोष से, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग टैक्स देते हैं, उनके टैक्स से ब्राह्मणों को वेतन देना चाहते हैं, पुरोहितों को। और इस तरह से ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए सरकारी पैसे से अखिलेश यादव ने वादा किया है। ऐसे स्थिति में हमने मुसलमानों को पूछा कि ऐसा ऐसा अखिलेश जी करना चाहते हैं, तो अब आपका क्या कहना है? तो मुसलमानों ने हमें कहा कि हमारी मजबूरी है,
हमारी मजबूरी है अखिलेश को लाना। तो हमने उनको कहा कि दलाल किस्म के जो मुसलमान है उनकी मजबूरी हो सकती है, इज्जतदार मुसलमान, आजाद मुसलमान, सम्मानजनक जीवन यापन करने की इच्छा रखने वाला मुसलमान की कोई मजबूरी नहीं है। दलाल टाइप जो मुसलमान है उनकी मजबूरी हो सकती है, मगर जो इज्जतदार मुसलमान है, जो अपनी रोजी रोटी अपने ईमान से कमा कर खाता है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। और इसलिए मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अखिलेश यादव को वोट देना हमारी मजबूरी है। अब लोगों के पास विकल्प है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का विकल्प है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का विकल्प है तो वहां पर मुसलमानों को वोट देना जरूरी है। मुसलमानों को इसीलिए अपील है कि वो इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को वोट दे। हमारे पास जब मुसलमानों पर जब भी कोई संकट आया तो हम लोगों ने, एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने, सत्ता हमारे पास ना होने के बावजूद भी सारे देश भर में मुसलमानों की मदद करने का हमने काम किया। यानी संकट काल में हमने मुसलमानों की मदद की। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर संकट काल में हमने मुसलमानों की मदद की। और जब चुनाव आया तो चुनाव में अगर आप अखिलेश को चुनते हो तो क्या अखिलेश ये चुनाव मैनिफेस्टो में वादा करने के लिए तैयार हैं कि उनका राज आने के बाद उत्तर प्रदेश में फसाद नहीं होगा? मुजफ्फरनगर है कि वो पूरा है? मुजफ्फरनगर में जो फसाद हुआ, हजारों मुसलमानों को काटा गया, तो ये फसाद अखिलेश के राज में हुआ। ऐसा ही फसाद अखिलेश की सरकार आने के बाद दोबारा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है? और जब यह फसाद हो रहा था तो अखिलेश यादव सैफई में अपने गांव में नाच गाने का कार्यक्रम कर रहे थे। जैसे पुराने जमाने में सामंत होते थे और अपने घरों में लड़कियों को और औरतों को बुलाकर उनको नचवाते थे, उसी तरह से सैफई में ये नाच गाना करवा रहे थे। जैसे फसाद का मातम मनाने के बजाय खुशी मनाने का काम कर रहे थे, ऐसा वहां से संकेत मिल रहा था। साथियों, तो मुझे किसी भी मापदंड में अगर अखिलेश की सरकार आई तो अगर अखिलेश लिखवा कर देने के लिए तैयार नहीं है तो जो मुसलमान अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूं तुम लिखवा कर देने के लिए तैयार हो कि अखिलेश यादव की सरकार में फसाद नहीं होगा। चलो, अखिलेश लिखने के लिए तैयार नहीं है, अखिलेश लिखवा कर देने के लिए तैयार नहीं है, तो जो मुसलमान अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं वो मुसलमान क्या मुसलमानों को लिखवा कर लिख के देने के लिए तैयार है कि नहीं? हम गारंटी देते हैं अखिलेश के राज में कोई फसाद नहीं होगा। तो ऐसा भी लिख कर देने के लिए कोई मुसलमान तैयार नहीं है, बल्कि प्राइवेट में कहते हैं कि नहीं, गारंटी तो नहीं दे सकते। यानी उनको भी यकीन नहीं है कि फसाद नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, ये बात वोट देने के पहले समझना होगा। एक और बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी डेली विकास 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 इतनी बार विकास कहते हैं, आज तक मुझे
शेड्यूल कास्ट के विकास का कोई प्लान उन्होंने घोषित किया, एक भी प्लान आज तक हमने पढ़ा नहीं। आदिवासियों के विकास का कोई प्लान घोषित किया, ऐसा भी कोई प्लान हमने आज तक पढ़ा नहीं। ओबीसी के विकास का प्लानिंग तो दूर, अरे प्लानिंग के लिए उनके आंकड़े इकट्ठा करने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। मुसलमानों के विकास का तो बहुत दूर की बात है, उनको तो टिकट देने के लिए कोई राजी नहीं है बीजेपी वाले। और अगर टिकट देते भी है तो पहले उसको दामाद बनाते हैं और उसके बाद उसको टिकट देते हैं। दामाद पहले बनाते हैं, टिकट उसके बाद देते हैं, ताकि उसको पहले अपने जैसा ही बना लेते हैं और फिर टिकट देते हैं। तो इस तरह से मुसलमानों का या माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन भारत के संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो नहीं है, तो विकास की योजना बनेगी कैसे? इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी के द्वारा भी कोई विकास की योजना बनाई नहीं गई, समाजवादी पार्टी ने कोई विकास की योजना बनाई हो उनके राज में, उनके पिताश्री के राज में या अखिलेश के राज में, ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने के पहले आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा मुख्य एजेंडा चुनाव नहीं है। हमारा मुख्य एजेंडा इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आजादी हासिल करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो जिनके पास केवल चुनाव का ही एजेंडा है, तो चुनाव के बाद बंद है उनका घर, उनका दरवाजा बंद हो जाता है। हमारे पास अगर चुनाव खत्म हो गए तो भारत बंद है। हमारे पास कार्यक्रम की कोई, हमारे पास भारत बंद का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, लड़ाई जारी हो जाती है। तो हमारे पास 24 घंटे लड़ने के लिए कम पड़ते हैं, हमारे पास कोई लड़ने के लिए कार्यक्रम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भारत बंद का दूसरा कार्यक्रम है, एक राजनीतिक हस्तक्षेप है। हम लोगों ने जो आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन के द्वारा हम राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। कोई नहीं कह सकता माई का लाल कि यह संवैधानिक नहीं है। हम लोग जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, केवल मांगने का ही काम करें, गलत बात है। केवल मांगने का काम नहीं करेंगे तो हमारे लोग सत्ता के क्षेत्र में प्रवेश करने का भी काम करेंगे, केवल मांगने का काम नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने का काम चल रहा है। इसलिए मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। हम राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये संविधान के दायरे के अधीन कर रहे हैं। तो एक तो राजनीतिक हस्तक्षेप है, दूसरा हमारे पास भारत बंद का कार्यक्रम है, जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है, और तीसरा हमारे पास मौलिक रूप से संविधान लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ने का कार्यक्रम है, जिसके तहत हमने ईवीएम मशीन के विरोध की लड़ाई लड़ी, जीती और पेपर ट्रेल लगाया। अब पेपर ट्रेल में रिकाउंटिंग किया जाना चाहिए था, रिकाउंटिंग होने वाला था, साजिश करके मैच करने का काम करवाया गया। मैच करने से, वोटों का मैचिंग करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने वाला नहीं है। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ओपन होने की हम राह देख रहे हैं और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे पास केवल मात्र चुनाव नहीं है अकेले। जिनके पास चुनाव है वो चुनाव खत्म होते ही बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे पास बेरोजगार होने का कोई काम नहीं है, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास धंधा बंद हो जाता है। हमारे पास उसके बाद भी लड़ाई जारी रखने का कार्यक्रम है। इसलिए हमें
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने समाज की निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप ये ध्यान रखें कि जो लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी हाथ मजबूत करने का काम आपको करना चाहिए। अगर आप हमारे हाथ जितने ज्यादा मजबूत करेंगे उतनी आपकी आवाज मजबूत होगी। ऐसा अपील करते हुए आप लोगों को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के और बहुजन मुक्ति पार्टी के और अलग अलग जो 12-13 दल है छोटे छोटे, उन तमाम दलों के कैंडिडेट को, दूसरे चरण के कैंडिडेट को वोट देने के लिए मैं आपको अपील करता हूं। आप वोट देंगे इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। कैंडिडेट के नाम भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं। कैंडिडेट में पहला नाम है आयुष्मती रीटा, विधानसभा क्षेत्र 3 नंबर, सहारनपुर नगर। इंजीनियर डीपी सिंह, विधानसभा क्षेत्र 6, रामपुर मनिहारन। वकार अजहर, विधानसभा क्षेत्र 7, गंगोह। महेश सिंह, विधानसभा क्षेत्र 39, धनोरा सुरक्षित। कृपाशंकर शाक्य, विधानसभा क्षेत्र 117, बीएमपी दातागंज। मोहम्मद सलीम अंसारी, विधानसभा क्षेत्र 121, नवाबगंज बीएमपी। सुनील कुमार गौतम, विधानसभा क्षेत्र 122, फरीदपुर बीएमपी। माखनलाल कश्यप, विधानसभा क्षेत्र 126, आंवला बीएमपी। इन कैंडिडेट को जिनका नाम मैंने लिया उनको वोट देकर जिताने का काम करे, ये अपील करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जो बहुजन मुक्ति पार्टी एवं अन्य सहयोगी दलों के द्वारा द्वितीय चरण के उम्मीदवारों के समर्थन में वर्चुअल महारैली हो रही थी, जिसके उद्घाटक माननीय राम सुरेश वर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा, आप जुड़े, इसके लिए आभार और धन्यवाद। माननीय चौधरी विकास पटेल जी, आप जुड़े, इसके लिए आभार और धन्यवाद। माननीय प्रवीण प्रताप सिंह, आप भावी मुख्यमंत्री, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आयुष्मती निशा मेश्राम मैडम, आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मीडिया का धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी।